वेलकम टू दिस सेकंड वीडियो पॉवर्टी एज ए चैलेंज। निर्धनता एक चुनौती। पिछले वीडियो को देखकर मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी बातें आप सबों के समक्ष क्लियर हो गई होगी कि निर्धनता एक चुनौती है। पर इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि हम ये कैसे जानेंगे कि कौन गरीब है। क्या जो दुबला पतला है, फटे पुराने कपड़े पहना है, या जिसके पास रहने को घर नहीं है, या फिर जो एजुकेटेड नहीं है, या फिर जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो भिखारी है। तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए सरकार ने भी एक गरीबी लाइन बना रखी है, जिससे कि पता चलता है कि वह व्यक्ति गरीब है या नहीं। तो दुनिया के हर देश में जो गरीबी लाइन होती है वो क्या है, वो अलग अलग होती है। अब जैसे कि देखिए, हमारे जो देश में है वो हम किसे गरीब मानते हैं कि जिसके पास रोटी खाने को नहीं है, जिसके पास अपना मकान नहीं है, या फिर जिसका जो ढाबों में काम करता है, जो एजुकेटेड नहीं है। तो ये लोग क्या है कि हमारे लिए जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है वह गरीब है। पर विदेशों में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम अमेरिका का उदाहरण लेते हैं। वहाँ उस आदमी को गरीब माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। पर हमारे देश में जिसके पास कार है वो क्या है कि वह व्यक्ति अमीर है। लेकिन अमेरिका में जस्ट इसके उलट है कि जिसके पास कार नहीं है यानी कि वह व्यक्ति गरीब है। तो फिर हर कंट्री की जो पॉवर्टी लाइन होती है, जो गरीबी रेखा होती है, वह अलग अलग होती है। तो हम लोग पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड करते हैं? तो सरकार के द्वारा सर्वे कराया जाता है और फिर एक लिस्ट बनाई जाती है कि किसी भी व्यक्ति को जो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि मतलब कि उसके लिए मतलब खाना, कपड़ा, पानी, बिजली, उसका हेल्थ, उसका मतलब कि मिनिमम जो एजुकेशन, वो मतलब कि कितना होना चाहिए, और उसका जो भी प्राइस होता है उसको ऐड करके वो फिर क्या होता है कि उसको ऐड किया जाता है। और उसके बाद जो रियल उसका जो वैल्यू होता है उससे, उसकी कीमतों से उसे गुना कर दिया जाता है। और गुना करने के बाद ही पॉवर्टी लाइन का निर्धारण किया जाता है। यहाँ तक तो क्लियर? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हाँ, तो अब हम आगे देखेंगे कि क्या शहर और गांव दोनों जगह पॉवर्टी लाइन एक ही होती है, गरीबी रेखा एक ही होती है? तो नहीं, ग्रामीण और शहरी दोनों सेक्टर में जो गरीबी रेखा का आकलन अलग अलग रूप से किया जाता है। क्योंकि गांव में एक व्यक्ति को महीने में जहां 816 रुपये की ज़रूरत होती है, वहाँ शहर में एक व्यक्ति को 1000 रुपये की ज़रूरत होती है। उसी तरह अगर 5 आदमी का परिवार है तो 1909-10 में जो सर्वे किया गया था तो वहाँ पर है कि मिनिमम गांव में मतलब कि कितना कि जो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या, गरीबी रेखा से नीचे जो आप लोग बीपीएल पढ़ते हैं ना, बीपीएल कार्ड वगैरह जो सरकार बना के दी है कि मतलब ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और जिनका मंथली इनकम जो होता है वो 5000 रुपये से भी क्या होता है कि कम होता है। तो आप बोलेंगे कि मैम इनकम कम क्यों है जबकि आवश्यकताएं तो सब, खाना कपड़ा सबको चाहिए, एजुकेशन तो गांव में भी चाहिए। तो नहीं, जो गांव में कुछ चीज़ें क्या होती है कि सस्ती मिल जाती है, जबकि शहर में क्या होता है कि उन्हीं वस्तुओं के जो दाम होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, वही वस्तु थोड़ी महंगी कीमतों पर मिलती है। तो इसलिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा का जो निर्धारण किया जाता है वो अलग अलग होता है। क्लियर? आगे देखिए कि प्रति व्यक्ति
कितनी कैलोरी चाहिए। यहाँ भी क्या है कि गांव और शहर में प्रति व्यक्ति जो कैलोरी होती है वो अलग अलग होती है। गांव में जहाँ मतलब कि एक व्यक्ति को एक दिन में 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, वहीं शहरों में एक व्यक्ति को 2100 कैलोरी की आवश्यकता एक दिन में होती है। एकदम उल्टा है ना? क्यों ऐसा होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गांव में क्या होता है ना कि लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो जब लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वहाँ क्या होता है कि उनका जो शरीर की जो ऊर्जा है, स्टेमिना, वो अधिक खर्च होता है। तो जब वो अधिक खर्च होता है तो ये है निश्चित है ऑब्वियसली कि उनको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। और ग्रामीण शहर क्षेत्रों की तुलना में जो शहरी व्यक्ति हैं वे ऑफिस वर्क करते हैं या फिर जो अन्य काम करते हैं, बहुत सारे लोग बैठ के भी काम करते हैं, तो उनकी उतनी कैलोरी ज़्यादा खर्च नहीं हो पाती है। तो इसलिए जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहर में प्रति व्यक्ति जो कैलोरी की खपत कम होती है। क्लियर? आगे फिर देखते हैं कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग अब क्या देखते हैं कि ये सब का आकलन कौन करता है। इसे भी जानना होगा ना कि मतलब कि प्रति व्यक्ति इतनी कैलोरी चाहिए, प्रति व्यक्ति इतने इनकम की आवश्यकता है। तो और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहता है। हाँ, जो गरीबी लाइन, पॉवर्टी लाइन जो होता है ना, इसका जो हम लोग निर्धारण करते हैं हर 5 वर्ष पर, ये क्या होता है कि चेंज होता है। तो ये कैसे चेंज होता है? तो ये हम लोग क्या करते हैं कि राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO के द्वारा कराए जाते हैं। उसके बाद और देखिए कि जो हमारा जो मतलब कि विकासशील जितने भी सारे देश है, ये तो जानते हैं कि विगत कुछ वर्षों, अभी मतलब 2-4 वर्षों को छोड़ दें तो हमारा जो देश भारत था वो भी विकासशील देश के अंतर्गत आता था, क्योंकि यहाँ निर्धनता बहुत अधिक थी। तो वो लोग को मतलब कि जो से कि एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक के द्वारा जितने भी विकासशील देश हैं, तो वो है कि अनेक अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं, तो वो निर्धनता रेखा, गरीबी, जितने भी सारे विकासशील देशों के लिए एक ही निर्धनता रेखा के द्वारा उसका मतलब कि समान मानक का वो उपयोग करते हैं। कि मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी लाइन कितना निर्धारित किया गया? $1.09। इसे आप याद कर लेंगे। हाँ, $1.09। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि जो व्यक्ति मतलब विदेशों में भी, मतलब पूरी दुनिया में जो व्यक्ति $1.09 नहीं कमा पाता है, वह दुनिया के हिसाब से गरीब व्यक्ति कहलाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि वह एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाता है, और यदि वह एजुकेटेड नहीं है तो वह अपनी हेल्थ पर भी फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि पहले तो सबसे बड़ी चिंता उसे अपने भूख को कंट्रोल करने की होती है, पेट भरने की होती है। हाँ, और ये जो गरीबी होती है ना, ये किसी भी देश के लिए क्या होती है? एक बोझ की तरह होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉवर्टी एस्टिमेट्स, मतलब निर्धनता का आकलन। तो इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे? इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पॉवर्टी हमारे देश में अभी वर्तमान में कैसी स्थिति में है। मतलब कि हमारे देश की जब इकोनॉमी है ये कैसी चल रही है। आप अपनी किताबें खोलिए, इसमें एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में है कि एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो इसमें कि ये बताता है, इसमें क्या है कि ये 1993 से लेकर 2012 तक का टेबल है।
हाँ, तो ये क्या बताता है? यह बताता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कितने लोग गरीब हैं। और यदि हम पॉवर्टी रेशियो की बात करें तो टोटल टेबल में हम देखेंगे कि 45% 45% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे 1993-94 में। और जब हम और आगे बढ़ेंगे तो 2011-12 के रेशियो में हम देखेंगे कि मतलब कि ये जो है कि घट चुका है। मतलब कि सरकार हर साल गरीबी को कम करने का प्रयास कर रही है। और जब अभी न्यू बुक जो आ रहा उसका भी अभी जो न्यू सर्वे आया, जो न्यू डाटा में है, तो आप देखेंगे कि अभी जो वर्तमान में है कि 20% जो लोग हैं वो पॉवर्टी गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार गरीबी ख़त्म करने के लिए लगी हुई है। हर साल अगर हम पूरे डाटा का अध्ययन करें तो हम पूरा अगर पढ़ें, इस टेबल का पूरा अध्ययन करेंगे और ये ग्राफ को देखेंगे तो हम पाएंगे क्या कि हर साल औसत रूप से एवरेज 2.2% गरीबी क्या होती है कि वह कम होती जा रही है। क्लियर? गरीबी है ना, वह कम होती जा रही है। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? असुरक्षित समूह, वल्नरेबिलिटी। तो ये असुरक्षित समूह, इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि जो आपको आइडिया है कि असुरक्षित समूह क्या? असुरक्षित का मतलब क्या है कि एक ऐसा तबका जो कि मुख्य सोसाइटी से बहिष्कृत है, अलग थलग है, जो कि मुख्य जीवन धारा से नहीं जुड़ा हुआ है। इनकी एक अलग ही दुनिया है जहाँ ये किसी तरह जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। तो इसमें कैसे व्यक्ति आते हैं? इसमें सामान्यतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार आते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। हाँ, इसी तरह क्या होता है कि ये जो इकोनॉमिक लेवल में भी क्या होता है कि किसकी आय ज़्यादा कम है तो उसमें सर्वाधिक जो ये वल्नरेबल कौन होते हैं? वो जो मतलब कृषक होते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, उनके जो फैमिली होते हैं। और शहर में क्या होते हैं? जो कि मजदूर परिवार होते हैं, लेबर क्लास से संबंधित होते हैं। ये भी आपके नीचे के टेबल में जो मतलब कि टेबल में दिया हुआ है कि भारत में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं, कितनी अनुसूचित जाति है, तो उनका जो औसत भारतीय निर्धनता रेशियो क्या है, कितने मतलब अनियमित लेबर हैं जिनको हमेशा काम नहीं मिलता है, कितने मतलब कि कृषि मजदूर हैं जिनके पास जो लैंडलेस हैं, जिनके पास अपना खेत नहीं है, जो दूसरों के खेत में काम करते हैं। तो ये लोग क्या है कि अनुसूचित जनजाति में से 100 में से 51 लोग अपना डेली नीड, जो उनका जो मूलभूत आवश्यकता है, उसको भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं। और दूसरी ओर शहर में जो 50% जो लेबर क्लास के लोग होते हैं वो भी अपना जीवन यापन सही ढंग से नहीं कर पाते। उन्हें 3 टाइम का भोजन नहीं मिल पाता, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, ढंग के कपड़े नहीं पहन पाते हैं। और एक बेसिक मतलब कि उनके लिए, इसके पहले के भी आपने पढ़ा होगा कि ये लोग क्या है कि तेल, साबुन, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं ये भी इनके लिए क्या है? लग्जरी आइटम है। तो इसमें क्या है कि ये लोग बहुत कहते हैं इनके पास रहने को अपनी मतलब छत तक नहीं होती है। हाँ, तो ये लोग क्या होता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो सोशली रूप से मतलब कि जिनको कोई सुविधा नहीं होती है जीने के लिए, तो ये क्या होता है? ये क्या होता है कि ये वंचित समूह में आ जाते हैं। और ये मुख्य जीवन धारा मतलब कि मुख्य लोगों से ये कट के रहते हैं, ये होपलेस होते हैं, इनमें एक तरह का हेजिटेशन होता है। और ये क्या होता है कि इनमें एक तरह का हेजिटेशन होता है। और
धीरे धीरे इनकी स्थिति क्या होती है, और भी बिगड़ती ही चली जाती है। इनकी स्थिति और बिगड़ती ही चली जाती है। और ये जो सब मतलब कि इसमें लोअर कास्ट के लोग भी आ जाते, सिर्फ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति नहीं, बल्कि जो और भी पिछड़ी जाति के लोग हैं ये भी आते हैं। और इन सभी परिवार लोगों को जीवन जीने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इनमें भी क्या है कि कुछ और लोग हैं जिन्हें इनसे भी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कौन लोग होते हैं? इनमें जो उस परिवार में रहने वाली महिलाएं होती है, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो काम नहीं कर पाते हैं, या जो उस परिवार में बच्चियां होती है, जो लड़कियां होती है, जिनका काम अपने घर के कामों में मदद करना और जो उनसे छोटे भाई बहन हैं उनकी देखभाल करना होता है। तो इसे हम आगे देखिए, इस कंसेप्ट को हम किससे जानेंगे? आपकी किताब में शिवरमन की कहानी दी हुई है। इससे हम जानेंगे कि कैसे मतलब कि जो महिला या जो लड़कियां हैं उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है परिवार में। तो ये जो शिवरमन है वो तमिलनाडु के एक शहर के निकट छोटे से गांव में रहता है। और गांव में क्या है कि 100 परिवार है। और शिवरमन क्या है कि वो मोची जाति का है। एक मतलब है कि वो डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? एक तो वो मतलब कि लोअर कास्ट का है, अनुसूचित जाति का। दूसरे उसके पास अपनी भूमि भी नहीं है, मतलब कि डबल मार्क, उसे कोई लाभ नहीं है। तो वो क्या है कि 50 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से एक दूसरे के खेत में वह खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। लेकिन क्या यह काम उसे रेगुलर मिलता है? नहीं, उसको साल में मात्र 6 महीने। इसके पहले भी जब पालमपुर की कहानी भी आपने पढ़ी होगी, या पीपल एज ए रिसोर्सेस में भी पढ़े होंगे कि जो कृषि क्षेत्र से जो लगे हुए लोग होते हैं उनके पास क्या होता है कि मात्र 6 महीने ही काम मिलता है, जिसे कि हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी, गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के रूप से भी हम लोग जानते हैं, है ना। तो वो क्या होता है कि अन्य समय में वो क्या करता है, गांव में छोटा मोटा काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ साथ काम करती है, पर उसे कभी कभी ही काम मिलता है। पर और यदि उसको काम मिलता भी है तो शिवरमन को उसी काम के लिए जहाँ 25 रुपये प्रतिदिन मिलता है, वहीं क्या कहते हैं कि शशिकला को ये जो शिवरमन की पत्नी है शशिकला, तो उसी क्या है कि उससे भी कम उसे मिलता है। इसे आप चैप्टर 2 में भी पढ़े होंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट है, जो वुमेन एम्प्लॉयर जो होती है, पुरुषों की अपेक्षा जो उनकी सैलरी होती है वो कम होती है। तो फिर क्या है कि उसके परिवार में 8 सदस्य हैं, जिसमें कि उसकी 65 साल की विधवा माँ है जो बीमार है, तो वो अपना रोज का काम भी नहीं कर पाती है। उसके बाद शिवरमन की एक बहन है जो 25 साल की है। शिवरमन के अपने 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 से 16 वर्ष के बीच में है, जिसमें से बड़ी 3 बेटियां हैं और बेटा सबसे छोटा है। शिवरमन किसी भी बेटी को स्कूल नहीं भेजता है, और मतलब कि सोचता है कि स्कूल जाके क्या करेगी, बाद में तो उनकी शादी ही करना है। किताब में कौन पैसा बर्बाद करेगा? किताब खरीदना उसके लिए वह विलासिता समझता है, लग्जरी समझता है। और इसके लिए है कि इसलिए वो क्या है कि एजुकेशन पर कोई खर्च करना नहीं चाहता है। उसकी माँ को भी जीने का इच्छा नहीं है। वह डेली क्या है कि कब उसकी मृत्यु आ जाए इसी का वह इंतज़ार कर रही है। और जो शिवरमन की बहन है वह और उसकी जो बड़ी बेटी वो घर का काम करती है। हालांकि शिवरमन चाहता है कि उसका बेटा जब बड़ा हो जाए तो वह उसे स्कूल भेजेगा। और उसकी जो बहन है उसे उसकी शिवरमन की पत्नी के साथ नहीं बनती है। तो अब आप देखिए कि इस फैमिली को इतने कम पैसों में 2 टाइम का खाना भी नहीं जुट पा रहा है। तो अब जो बेटा है वो भी कुपोषित है, क्योंकि उसे दूध चाहिए पर
उसके बेटे को भी क्या है कि कभी कभार ही महीने में 2 या 4 ही दिन क्या होता है कि दूध मिल पाता है। तो ये कितना मतलब कितनी दयनीय स्थिति है। तो इस कहानी में हम क्या देखें कि शिवरमन की जो कहानी है वो उसकी कहानी में क्या है, डिसएडवांटेज वाली कहानी है। कैसे है? क्योंकि एक तो वो क्या है कि वल्नरेबल है, मतलब कि वह असुरक्षित समूह में है, 8 लोग उसकी फैमिली में हैं। उसके बाद ये कैसी है कि 50 रुपये ही उसको मिलते हैं, तो ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। वह क्या है? पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, क्योंकि एक तो वह एससी है, उसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। उसके बाद है कि वह परिवार में अकेले कमाने वाला आदमी है, और यदि उसे मतलब कि वो दूसरा जो काम करता है तो जिस काम के लिए उसे मतलब कि जो पैसा मिलता है उसकी पत्नी को उसका आधा भी नहीं मिलता है। तो ये मतलब कि बहुत ख़राब ही स्थिति है ना। तो अब हम चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, अंतर्राज्यीय असमानताएं। अंतर्राज्यीय असमानताएं क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ हुआ कि इंटर स्टेट डिसेपैरिटीज, असमानता, मतलब कि इस जो जितने भी हमारे देश में जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनमें भी गरीबी क्या है, अलग अलग है। ऐसे तो पूरे देश को मिला के देखें तो मतलब निर्धन देश भारत में निर्धनता अधिक है, परंतु भारत में भी जो कुछ राज्य हैं वो क्या है कि वो ज़्यादा गरीब है, और कुछ जो राज्य हैं वो क्या है कि उनकी स्थिति ठीक है। तो जब मतलब कि हम सर्वे देखते हैं, और जब हम सर्वे देखते हैं तो वो और हम एक अनुमान लगाते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि जो पूरे हमारे टोटल कितने राज्य हैं, 29 राज्यों में 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो हमारा ये पॉवर्टी का जो रेशियो है वो क्या है कि नेशनल एवरेज से भी कम है। हाँ, तो सबसे ज़्यादा निर्धनता अभी भी कहाँ है? उड़ीसा, बिहार, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में है। ये भी आप जो आपके बुक में टेबल दिया हुआ है उससे आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद सबसे अधिक एवरेज में जो सबसे अधिक जो 2 जो स्टेट हैं वो सर्वाधिक निर्धन है। ये कौन है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। हाँ, यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर सिर्फ मतलब कि ग्रामीण निर्धनता ही नहीं, सिर्फ गांव में ही गरीबी नहीं है, बल्कि इतना अधिक लेबर मतलब शहर में खर्च है कि वहाँ पर ग्रामीण के साथ साथ शहरी निर्धनता भी बहुत अधिक है। और इसके तुलना में जब कंपेयर हम करेंगे दूसरे स्टेट से, तो जो केरल है, जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, गुजरात में क्या है कि यहाँ पर धीरे धीरे जो गरीबी है वो कम होती जा रही है। पंजाब, हरियाणा में क्या है कि कृषि जो है हमारा क्या है कि वो वृद्धि दर क्या है, कृषि में बहुत अधिक पैदावार होने से, गेहूं चावल में अधिक पैदावार होने से, उच्च कृषि वृद्धि दर होने से निर्धनता कम हुई है। हाँ, और जो हमारा जो मतलब भारत में जो हमारा स्टेट केरल है, ये क्या किया है कि ह्यूमन रिसोर्सेस पर बहुत अधिक ध्यान दिया, मतलब कि ह्यूमन कैपिटल, लोगों के स्किल पर ये ज़्यादा ध्यान दिया गया। ये सब राज्य है। और पश्चिम बंगाल में क्या है कि भूमि सुधार उपाय को अपनाया गया है, जहाँ से जिसके आधार पर निर्धनता को कम करने में सफलता मिली है। क्लियर? अब हम पूरा ग्लोबल सिनेरियो देखते हैं कि पूरी दुनिया में निर्धनता का क्या आकलन है, कैसा सिनेरियो है पूरी दुनिया में। तो वैश्विक निर्धनता कैसी है, पूरी दुनिया में गरीबी की स्थिति कैसी है। तो जो विकासशील देश है ना, तो जो विकासशील देश क्या है कि यहाँ पर ऐसा माना गया है कि अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 1.09 से भी कम पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों का जो अनुपात, जो रेशियो 1990 में 43% था, वो 2008 में वो गिर के 22% तक 22% तक हो गया है। हाँ, और
मतलब कि वर्ल्ड लेवल पर हालांकि जो गरीबी है वो गिरी है, लेकिन फिर भी क्या है कि जो बहुत सारे कंट्री जो विकासशील हैं ये क्या किए हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेस में बहुत अधिक वृद्धि की है, मतलब ह्यूमन कैपिटल को बढ़ावा दिए हैं, ह्यूमन स्किल क्षमता को बढ़ाए हैं। तो ये क्या है कि 2008 में जो 1981 में 85% थी वो घटकर 14% पर रह गई है। और दक्षिण जो साउथ एशिया के जो देश जैसे हमारा देश भारत है, फिर पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश, भूटान में है, यहाँ पर गरीबी धीरे धीरे क्या है कि थोड़ी मतलब कि बहुत कम हो गई है। हाँ, लेकिन फिर भी हमारे देश भारत में क्या है जो गरीबी लाई है ना वो राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। क्लियर? टेबल सब जो है एक बार आप इसे देखकर समझ लेंगे। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि निर्धनता के कारण हम क्यों निर्धन हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था अब वो निर्धन राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो गया। क्यों हम निर्धन हैं? तो आइए अब हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा जो निर्धन था, जो हम इतने निर्धन इसलिए हुआ क्योंकि इसके कोई एक कारण नहीं है। सबसे बड़ा और जो मुख्य कारण है कि अंग्रेज़ों का हमारे भारत में आना। तो हमारा जो पहले हमारे देश में क्या था ना कि हमारे देश में क्राफ्ट को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया जाता था। जैसे चरखा पर ही लोग कपड़े खादी को बुनते थे, सूती मतलब कि वो लोग पहनते थे। तो हमारे यहाँ क्या था ना कि क्राफ्ट को बहुत अधिक बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन जब मतलब ब्रिटिश शासन व्यवस्था आई, बस ये क्या किया कि जो हम लोग का ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट था, जो हस्तशिल्प था, वो उसको उन्होंने क्या किया, नष्ट कर दिया। और जो टेक्सटाइल मेनली जो टेक्सटाइल बिजनेस था जो इससे बहुत अधिक वो क्या हुआ कि प्रभावित हुआ। और ये जो है ना कि ये इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि ये 1980 तक इसमें बहुत अधिक डेवलपमेंट ये नहीं हो सका। तो टेक्सटाइल में जैसा कि जानते कि रोजगार के बहुत अधिक अवसर हैं, पर ये क्या हुआ कि इसका तो बढ़ा नहीं। अब इसके साथ ही साथ है कि हम आज़ादी के बाद जनसंख्या में भी अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। तो ये जो दोनों चीज़ हुआ कि जनसंख्या का बढ़ना और रोजगार का अवसर घटना, जब रोजगार घटा तो आय का जो वृद्धि दर है वो भी गिरा। तो ये जो मतलब कि जनसंख्या नियंत्रण और आर्थिक प्रगति को बढ़ाने, ये दोनों स्तर पर जो हमारी जो सरकार हुई वो मतलब सफल नहीं हो पाई, वह असफल रही। तो ये मतलब कि हाल के वर्षों तक ये जो चक्र है वह बना रहा। हालांकि जब 1960 में हरित क्रांति आई, ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा पहले चैप्टर पालमपुर की कहानी में कि हरित क्रांति के आने के फलस्वरूप हम गेहूं और चावल में, धान की खेती में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई, मतलब तिगुनी वृद्धि, 2.5 गुना मतलब तिगुनी वृद्धि हुई। तो ये जो वृद्धि हुई तो हमारा क्या हुआ कि रोजगार का नया अवसर भी सृजित हुआ। तो सार्वजनिक और निजी, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में भी क्या हुआ कि रोजगार की संभावनाएं बढ़ी। पर मतलब इतनी अधिक बेरोजगारी तब तक बढ़ चुकी थी ना कि ये सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकी। तो अब है कि अब जो लोग जो मतलब गांव में जो लोग बहुत एजुकेटेड नहीं थे, वो जब शहर आए रोज़गार पाने के लिए कि वो मतलब एम्प्लॉय हो करके अपने बच्चों को भी एजुकेट कर पाएंगे, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा बढ़ा पाएंगे। पर क्या हुआ कि उन्हें जब नौकरी नहीं मिली तब उन्होंने अब जीवन यापन के लिए कुछ तो करना है ना। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, तो जो नहीं मिल पाया, जो सक्सेस पीपल नहीं हो पाए, जो एम्प्लॉय नहीं हो पाए, तब वे लोग क्या हुए कि कोई रिक्शा चलाने लगे,
कोई मतलब कि सेल्समैन बन गए, कोई मतलब कि मिस्त्री का काम करने लगे मकान बनाने में, कोई लेबर का, कोई घरेलू नौकर बन गए। तो ये लोग है कि छोटे मोटे काम करके अपना जीवन मतलब चलाने लगे। तो जब ये अपना जीवन तो चला लिए, तो ये जीवन कैसा चला है? किसी तरह रह कर, जहाँ ना सैनिटेशन की सुविधा है, ना 3 टाइम खाने के लिए ढंग से भोजन उपलब्ध है, किसी तरह हम जिए जा रहे हैं। क्यों? तो ये लोग है किसी तरह जी रहे थे। और इन लोग का जो है कि रेगुलर इन लोग को रोज़गार भी नहीं मिला। मान लीजिए कोई घरेलू नौकर है तो कभी उनसे ज़्यादा काम लिया जाने लगा, कभी मतलब किसी को कोई ब्लेम लगा कर हटा दिया। मतलब रेगुलर उन लोग के पास एम्प्लॉयमेंट भी नहीं था, और इन लोग के जो सैलरी भी होती थी वो बहुत कम होती थी। तो ये तो महंगे मकान में नहीं रह सकते हैं ना। तो ये लोग महंगे मकान में नहीं रह सकते थे। तब ये क्या किए कि शहर से बाहर झोपड़ी बना के रहने लगे। तो जो गरीबी थी, जो प्रॉब्लम था, जो एक पहले सिर्फ गांव में थी, ये शहर में भी क्या हुई कि बहुत विकराल समस्या के रूप में उभरी। तो ये जो हाई लेवल की जो पॉवर्टी जो रेशियो हुई, ये भी क्या हुई कि ये बढ़ती ही रही। हाँ, ये बढ़ती ही रही। और इसका जो दूसरा मुख्य कारण है कि जो लैंड है और जो दूसरे अन्य रिसोर्सेस है, वो भी सही ढंग से उनके बीच में उनका वितरण नहीं हो पाया। हालांकि सरकार के बहुत सारी नीतियां बनाई, लेकिन बहुत सारी नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के बावजूद भी हम गरीबी के स्तर पर सार्थक रूप से इस पर नहीं निपट चुके हैं। हाँ, हालांकि गांव में सरकार ने भूमि सुधार जैसे कार्यक्रम किए, पर ये कुछ ही राज्यों में प्रभावित हो सके। और दूसरा कारण क्या हुआ कि इंडिया में क्या हुआ कि जो संसाधन की कमी भी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। अगर इसे ठीक से मतलब इम्प्लीमेंट किया जाता तो ये करोड़ों व्यक्तियों का जीवन सुधार सकता था, पर ऐसा हो नहीं पाया। अभी भी क्या है कि बहुत सारे लोग क्या हैं, पैसा नहीं है लेकिन दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा पसंद करते हैं। वे कर्ज लेकर के जो सामाजिक दायित्व हैं, जैसे मृत्यु के बाद मृत्यु भोज, या शादी विवाह में बढ़ चढ़कर खर्च करना, या कीर्तन करवाना, गांव में यज्ञ करवाना, इसमें लोग क्या है कि बहुत पैसा खर्च करते हैं। और फिर जो छोटे छोटे किसान होते हैं, वो बीज, कीटनाशक, खाद इत्यादि मतलब कि बहुत अधिक धनराशि की ज़रूरत मतलब उन्हें पड़ती है। तो ये क्या करते, इनके पास तो जो गरीब है, इनके पास तो इतना धन होता नहीं कि वो बचत कर सके। तो ये सब काम करने के लिए उन्हें क्या होता है, कर्ज लेना पड़ता है। और जब ये कर्ज लेते हैं तो वो कर्ज कैसे लेते हैं, वो ब्याज पर उन्हें सूद पर कर्ज मिलता है। तो वो सूद ही नहीं चुका पाते हैं, तो उनका सूद ही बढ़ता जाता है। तो मूल की तो बात छोड़िए। तो फिर ये क्या होता है कि निर्धनता के चलते वो भुगतान नहीं कर पाते हैं, और भुगतान करने के चक्कर में वो फिर दूसरी जगह से कर्ज ले करके ऋणग्रस्त हो जाते हैं। तो ये जो कर्ज लेने का जो टेंडेंसी है, तो ये क्या है कि निर्धनता का जो कारण भी है और उसका परिणाम भी है। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कारण तो समझ गए कि निर्धनता के क्या कारण है। अब हम लोग निर्धनता को कैसे दूर करेंगे, आइए अब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो निर्धनता को दूर करना, तो चलिए निर्धनता के कारणों को हम लोग पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि हम निर्धनता को कैसे दूर करेंगे, हम वैसे कौन से उपाय अपनाएंगे जिससे कि निर्धनता हमारी दूर होगी। तो इसके लिए भारत की जो विकास नीति है, जो रणनीति है कि विकास कैसे हो, तो उसमें निर्धनता को दूर करना भी एक सरकार का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो ये सरकार गवर्नमेंट का जो है ना कि अभी प्रेजेंट में वो
दो ही कि कैसे हमारा है कि प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हम कैसे आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दें और गरीबी को हटाने के लिए जो जो प्रोग्राम हो सकते हैं उसको टारगेट करें। हालांकि जब हम पहले के को पढ़ते हैं, पहले तो 1980 में जो मतलब और अभी तक में जो ये 30 साल में क्या हुआ कि देखिएगा तो अगर जिस स्तर पर महंगाई बढ़ी है तो उस स्तर में आय में वृद्धि नहीं हुई है। हाँ, बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है और निर्धनता में भी बहुत अधिक कमी नहीं आई है। लेकिन जैसे जैसे विकास होते गया, हाल के ये 10 वर्षों में जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ा है तो जितना ये डेवलपमेंट हाई हुआ है तो वो निर्धनता को कम करने में एक प्रमुख भूमिका निभाया गया है ना, एक प्रमुख भूमिका निभाई है। तो इससे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा निर्धनता क्या होगी, गरीबी कम होगी। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ और एंटी पॉवर्टी के बीच में एक क्या है कि एक रिलेशन है। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सरकार क्या है, लोगों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है, रिसोर्सेस उपलब्ध कराती है। तो अभी सबसे ज़्यादा किस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर हाल के वर्षों में पहले का देखें कि जहाँ मतलब कि हमारे जो भारत में साक्षरता का दर बहुत मतलब कि कम था, अभी भी भारत के कुछ राज्यों में तो गरीबी के चलते साक्षरता की दर बहुत कम है, लेकिन फिर भी हाल के कुछ वर्षों में पढ़ाई पर लोग बहुत अधिक इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले जहाँ लड़कियों को लोग स्कूल नहीं भेजते थे कि स्कूल भेज के क्या करना, ये पढ़ के क्या करे, बड़े होके तो इसे दूसरे घर जाना है, पर अब गांव में भी ऐसी सोच में क्या है, कमी आई है। लोग फ्यूचर में कि यदि आज हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो ये फ्यूचर में हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ को रिटर्निंग के रूप में हमारा मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही बढ़ेगा, तो हमको रिटर्निंग मिल जाएगा। इसके लिए लोग अब गांव में भी एजुकेशन में अधिक खर्च कर रहे हैं। हाँ, और ये भी देखिएगा कि गवर्नमेंट की जितने भी प्रोग्राम हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उसका जो भी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है, जो बहुत निर्धन लोग हैं वो डायरेक्ट उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो आर्थिक विकास दर है, सबसे अधिक क्या हुआ कृषि में, क्योंकि कृषि में बहुत अधिक हाल के वर्षों में विकास दर नहीं देखा गया है। तो इसके चलते भी हमारा जो निर्धनता का स्तर हुआ वो बढ़ा ही रहा, कम नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो देश में निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग, एक बड़ी जनसंख्या क्या है, वो गांव में रहते हैं और वो कृषि पर आश्रित है। बहुत के पास तो अपनी भूमि भी नहीं है, वो दूसरों के खेत में काम करते हैं और खेती में तो जानते कि साल के 6 महीने काम नहीं रहता। तो इस तरह है कि गरीबी में बहुत अधिक सुधार गांव में नहीं हो पाया है। फिर भी सरकार बहुत प्रयास कर रही है और जो भी जितनी भी हर पंचवर्षीय योजना में जितनी भी सरकार आई गई, गरीबी हटाने के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई और जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से गरीबी को कम करती है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 में शुरू किया गया। सितंबर 2005 में इसे लागू किया गया, जिसमें क्या था कि नरेगा के अंतर्गत पूरे देश के 200 ऐसे जिलों को चुना गया जहां पर कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिल सके। और जब यह सफल हो गया तो बाद में इस योजना का विस्तार पूरे देश के 600 जिलों में किया गया। उसके बाद इस नरेगा में भी जो ये योजना बनी, इसमें जो 1/3 है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है कि इसमें जितनी
भी मतलब की है 100 में 1/3 में महिलाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है। दूसरा कि क्या है कि सरकार क्या कर रही है, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, इस प्रोग्राम को सही ढंग से चलाने के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना भी की है। हाँ, इसमें क्या है कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत यदि जो आवेदक होते हैं, मतलब जिनको रोजगार चाहिए होता है, उनको वो मतलब अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो अगर उसको 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो उसको डेली बेरोजगार भत्ता मिलेगा। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण योजना सरकार द्वारा जो चलाई गई है वह राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है, जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े इलाके में जो 150 जिलों को चिन्हित कर वहाँ पर लागू किया गया। यह कार्यक्रम उस सभी ग्रामीण व्यक्तियों के लिए है, गरीब लोग के लिए है, जिन्हें कि जो मजदूरी करते हैं और जो मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं और जो मतलब कि काम करने का उनको अनुभव नहीं है, मतलब वो स्किल्ड नहीं है, लेकिन वो शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। हाँ, तो ऐसे मतलब कि उन राज्यों में है कि ऐसे लोगों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। ठीक है ना। तो और फिर है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी एक अन्य योजना है, जिसे 1993 में आरंभ किया गया था। तो इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र और जो छोटे शहर में जो कि शिक्षित हैं और जिनको रोजगार नहीं मिला है, तो उनको बैंक द्वारा लोन दिलवा करके उनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया। हाँ, कि वे अपना स्वयं का रोजगार उपलब्ध करके दूसरे अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकें। इसके अलावा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का भी 1995 में लागू किया गया। इस 10वीं पंचवर्षीय योजना में 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद ये 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ की गई। तो इस योजना के अंतर्गत क्या है कि सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित कि वे लोग मतलब ग्रामीण में वे लोग अपने मतलब कि स्वयं सहायता, ये लोग अपने कुछ पैसे को जमा कर अपना बैंक बनाते हैं और ये लोग मतलब कि ये बैंक बनाते हैं और ये बैंक क्या कि ऋण देते हैं, ये दूसरे लोगों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा करके रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि निर्धन व्यक्तियों को निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए कि हमारी भावी चुनौतियाँ आगे क्या है, कि चैलेंजेस क्या है ये सब कार्यक्रमों में। तो इन सब कार्यक्रमों के द्वारा कि निश्चित रूप से गरीबी का उन्मूलन होगा, मतलब कि जो हमारी गरीबी है हटेगी। लेकिन अभी भी यह क्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि शहर और ग्रामीण, अर्बन और रूरल एरिया में मतलब कि जो निर्धनता है उसमें बहुत सारी असमानताएं हैं, क्योंकि जो सोशल और जो कुछ आर्थिक समूह हैं जैसे लेबर हो गए या फिर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं वे बहुत ज़्यादा असुरक्षित हैं। तो अभी आप देखे होंगे कि बड़े बड़े स्कूलों में भी सरकार बैलेंस करने के लिए कि उन बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ बैठाया जा रहा है ताकि वो भी अधिक अच्छे से एजुकेट हो कर के अच्छे रोजगार को प्राप्त कर सकें, हाई लेवल के सर्विस में जा सकें।
तभी क्या होगा कि तो जब ये लोग भी जाएंगे, जो ये असुरक्षित समूह के जो बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये भी जब डॉक्टर, इंजीनियर, कॉर्पोरेट, बैंकर ये सब बनेंगे तो निश्चित है कि इनका लाइफ स्टैंडर्ड ऊंचा उठेगा। जब इनका लाइफ स्टैंडर्ड ऊंचा उठेगा तो ये मतलब कि निर्धनता में तो निश्चित रूप से ही गरीबी आएगी। सरकार प्रयास कर रही है, तो ये क्या है कि सरकार क्या कर रही है कि गांव में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर दे रही है। उसके बाद नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर जनसंख्या को कंट्रोल करने के उपाय अपनाने पर जोर दे रही है। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट मतलब कि महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। तो उसके बाद है कि सरकार बहुत ही प्रयास कर रही है और अनेक बुद्धिजीवियों ने भी इसका समर्थन किया है। हाँ, क्योंकि सिर्फ निर्धनता ये नहीं कि हमें भरपेट खाना मिल रहा है तो हमारा जीवन यापन संभव हो गया तो हम क्या है कि ठीक ठाक है, नहीं, हम तब भी निर्धन है। हम निर्धनता सही अर्थ में कब दूर होगी कि जब हम मतलब कि सही अर्थों में भोजन जुटा सकें, स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस हों, शिक्षा मतलब कि हर लोग एजुकेटेड हों, उनके पास रहने के लिए अपना घर हो, वो मतलब बीमार पड़ने पर अच्छे डॉक्टर के पास जा सकें, उनके पास जॉब सिक्योरिटी हो, तभी उनके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आत्मविश्वास आएगा, वे जाति और भेदभाव से मुक्त होंगे। उसके बाद बाल श्रम जब हट जाएगा तो ये सब जब हो जाएगा तो ये सब जो चुनौतियां हैं अभी हमारे सामने, ये मुख्य चुनौती कि इन सब जो अभी मैंने चर्चा की ऊपर, इन सब को जब हम सही कर लेंगे तो क्या होगा कि बहुत बड़ा काम होगा और निर्धनता जो है हट जाएगी। तो ये जो इकोनॉमिक्स थर्ड चैप्टर है ये आपका समाप्त हुआ। उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।